आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में वायु के बारे में जानेंगे। बसंत का मौसम सभी को कितना पसंद है, या गर्मी में ठंडी हवा चले तो सबको कितना अच्छा लगता है। ये हवा, वायु क्या होता है? क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, पर हां, आप इसे महसूस कर सकते हैं। क्या वायु केवल महसूस करने की चीज है और इसका और भी कोई महत्व है? जी हां, वायु में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए जरूरी है और ये ज्वलन के लिए भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बनाते हैं और समुद्री जानवर इसकी मदद से अपना कवच भी बनाते हैं। ये वायु पृथ्वी को कुछ इस तरह ढक कर रखता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या आपको पता है वायुमंडल पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है? ये जलवायु को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ऐसा कैसे होता है? चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है? इसीलिए दिन के समय वायुमंडल सूर्य से आती ऊष्मा के कारण तापमान नहीं बढ़ने देता और रात के समय ऊष्मा को बाहर वायुमंडल में अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। इसी तरह वायुमंडल पृथ्वी पर तापमान बनाए रखता है। आपने कभी यह सोचा कि ठंडी हवा या कभी-कभी आंधी तूफान कैसे आते हैं? चलिए, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। आप दो बीकर लीजिए, एक का नाम ए और दूसरे का बी दे दें, और ए में पानी और बी में बालू डालिए। फिर दोनों बीकर में थर्मोमीटर लगा दीजिए और इन दोनों बीकर को सूरज की रोशनी में छोड़ दीजिए। अब आप दोनों बीकर में तापमान देखिए। क्या दोनों थर्मामीटर में समान तापमान है? नहीं, बी का तापमान ए से ज्यादा है। इसका मतलब बालू पानी से जल्दी गर्म हो जाता है। पर अगर बीकर को रूम में रख दें तब क्या होगा? देखते हैं। क्या आपको अब थर्मामीटर में समान तापमान दिख रहा है? बिल्कुल सही, बीकर बी का तापमान कम है। इसका मतलब है बालू पानी से जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा ही तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल रीजन में होता है। तटीय क्षेत्र में दिन के समय स्थल धूप के कारण समुद्र से पहले गर्म हो जाता है। इसी वजह से स्थल के ऊपर की वायु भी पहले गर्म हो जाती है और यह गर्म वायु ऊपर की ओर जाने लगती है और समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा स्थल की तरफ आने लगती है। ऐसा ही रात के समय होता है। स्थल समुद्र के पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर जाने लगती है और स्थल के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की तरफ बहने लगती है। तो दोस्तों, अब आपको वायु की गति समझ में आई? कैसे आसमान ताप के कारण पवनें चलती हैं? अब दोस्तों, क्या आपको पता है वायु की वजह से बारिश भी होती है? कैसे? सोचो सोचो। चलिए देखते हैं कैसे। दिन के समय धूप की वजह से जलीय भाग जल वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पर यह जल वाष्प आसमान में कैसे चले जाते हैं? सोचिए। दरअसल दिन के समय धूप के कारण वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है। इसी गर्म वायु के साथ जल वाष्प मिल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। ऊपर धूल के कण और दूसरे निलंबित कणों के साथ मिलकर बादल बनाते हैं। ऊपर तापमान कम होता है, जिसकी वजह से ये जल वाष्प ठंडे होने लगते हैं और पानी की बूंदें बनाते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो भारी हो जाती हैं और भारी होने की वजह से नीचे गिरने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। कई बार तापमान के ज्यादा कम होने से ओले या बर्फ भी गिरती है। दोस्तों, आपने देखा वायु कितनी जरूरी है सभी के लिए। पर क्या होगा अगर वायु प्रदूषित होने लगे? वायु प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़े की बीमारी
वैश्विक तापमान, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, आदि। वायु कैसे प्रदूषित हो रही है, क्या आपको पता है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है धुआं, जो गाड़ी और कारखानों से निकलता है, ईंधन का जलना। इन सभी के कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस मिल रहे हैं और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर कैसे? आइए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। आइए इस वीडियो में जल यानी कि वाटर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जल हम कहां उपयोग करते हैं? इसका उपयोग हम प्यास बुझाने, नहाने, कपड़े धोने और अन्य कई चीजों में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल मौजूद है? नीले रंग का जो हिस्सा आप देख सकते हैं वह जल है और यह लगभग 75% है। इसलिए पृथ्वी की कुल सतह का 75% हिस्सा जल से ढका हुआ है। दोस्तों, आपके घर पर जल कहां से आता है? नल से। लेकिन नल में जल कहां से आता है? सोचिए, पास की नदियों, झीलों और भूमिगत जल से नल में जल खींचा जाता है। तो ये जल के स्रोत हैं। क्या आप जल के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? वे बारिश, महासागर, समुद्र और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। समुद्र से याद आया, क्या आप कभी समुद्र तट पर गए? हम सभी समुद्र तट पर गए हैं, यहां तक कि जल का स्वाद भी लिया है। समुद्री जल का स्वाद कैसा होता है? खारा। पर कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बारिश चट्टानों से लवणों को अपवाह के माध्यम से नदियों से होते हुए समुद्र में ले जाती है। तो दोस्तों, पता चला आपको समुद्र का जल खारा क्यों होता है? दोस्तों, ये तो पता ही है, इंसान, जानवर और पौधे सभी को जल की जरूरत होती है। आइए जानते हैं जल कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली सभी कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या आपको रेगिस्तान में पौधे और जानवर दिखाई देते हैं? बहुत कम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में झील, नदी या अन्य जल के स्रोत नहीं पाए जाते। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कैसे जल एक क्षेत्र की जैव विविधता का निर्णय करता है। पर क्या होगा अगर यह जल दूषित होने लगे? जल प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे आंत्रज्वर, हैजा आदि। वास्तव में जल प्रदूषण के कारण जलीय जंतु भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? क्या आपको पता है? चलिए जानते हैं। कारखानों में हानिकारक रसायन उत्पन्न होते हैं। इसी हानिकारक रसायनों को पास के जलाशय में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिंक, बाथटब, शावर, शौचालय से अपशिष्ट जल कहा जाता है? अपशिष्ट जल पास के जलाशय में डाल दिया जाता है, जिससे जलाशय का साफ जल भी गंदा हो जाता है। यही नहीं, किसानों द्वारा कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग भी जल को प्रदूषित करता है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन जैसे उपयोगी पदार्थ को जल से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? जरा सोचो। जलीय पौधों और जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वे अंत में मर जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का परिवर्तन जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो, जल प्रदूषण माना जाता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कभी कभी जल निकायों के तापमान परिवर्तन से भी जल प्रदूषण होता है। पर कैसे? आइए देखते हैं। जलीय जीव एक निश्चित तापमान पर ही जीवित रहते हैं। तापमान के परिवर्तन से जलीय पौधे और जानवर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कारखाने जैसे ताप विद्युत संयंत्र ठंडा जल जलाशय से लेते और गर्म जल को उसी जलाशय में बहा देते हैं। इससे जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलीय पौधे
और जानवर का जीवन अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। पर कैसे? आइए जानते हैं। उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करके, पानी में कूड़ा ना फेंककर, सिंक या टॉयलेट में रसायन ना फेंकने से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। आइए इस वीडियो में मृदा यानी कि सॉइल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सभी को क्रिकेट, फुटबॉल खेलना कितना पसंद है? ये सारे खेल आप कहां खेलते हैं? बाहर मैदान में। पर कभी आपने सोचा है कि मैदान की मिट्टी किन चीजों से और कैसे बनती है? अगर आप मिट्टी को गौर से देखो तो क्या दिखाई देता है? मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। क्या इसके अलावा और कुछ दिखाई देता है? नहीं। लेकिन छोटे पत्थरों के अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीव और पौधों और जानवरों का क्षय है, जिसको ह्यूमस बोला जाता है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ह्यूमस मिट्टी को झरझरा बनाता है। मिट्टी में रहते सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा? मिट्टी किन चीजों से बनी होती है? मिट्टी छोटे छोटे पत्थरों, ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों के मिश्रण से बनी होती है। पर दोस्तों, ये छोटे पत्थर आते कहां से? जरा सोचो। चलो इसी के बारे में जानते हैं। आपने ऐसे बड़े पत्थर तो देखे ही होंगे। यही बड़े पत्थर छोटे पत्थर में टूट जाते हैं और मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े पत्थर टूटते कैसे हैं? सोचो। ये बड़े पत्थर सूर्य, पानी, हवा और जीव के प्रभाव से टूटते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दिन में सूर्य की गर्मी से बड़े पत्थर गर्म होकर फूल जाते हैं और रात को ठंडे होने के बाद सिकुड़ जाते हैं। लगातार फूलने और सिकुड़ने के कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है और धीरे धीरे यही दरार बड़ी हो जाती है और पत्थर टूट जाते हैं। कई बार इसी दरार में पानी भर जाता है। तापमान कम होने के कारण ये बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जिससे दरार और बड़ी हो जाती है और पत्थर टूट जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये बहता हुआ पानी भी पत्थरों को तोड़ सकता है? सोचो जरा। जी हां, बहता हुआ पानी अपने साथ छोटे पत्थर बहा लेता है और यही पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराते हैं तो उसे भी तोड़ देते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। पानी के जैसे हवा भी छोटे कण को उड़ाकर कहीं और गिरा देती है, उससे भी मिट्टी बनती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीवित अंगों की वजह से भी पत्थर टूटते हैं। पर यह कैसे होता है? सोचो जरा। आपने बड़े पत्थर में ऐसे हरे रंग की चादर लगी देखी होगी। दरअसल इसे काई बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीव है। यह काई पत्थरों में ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे पत्थर टूटने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े पत्थर के नजदीक अगर कोई बड़ा पेड़ हो तो पेड़ की जड़ पत्थर में पहले से बनी दरार में अंदर घुस जाती है। तो इससे क्या होता होगा, आप ही बताओ। पेड़ की जड़ की वजह से पत्थर टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। तो आपने देखा कैसे सूर्य, जल, हवा और सूक्ष्म जीव के प्रभाव से बड़े पत्थर टूटते हैं और छोटे पत्थरों से मिट्टी को बनाते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास की मिट्टी को देखकर क्या बता सकते हैं कि कितने दिन में वो बनी होगी? दिन नहीं, बल्कि सालों लग जाते हैं मिट्टी की एक पतली परत बनने में। मिट्टी के बारीक कणों को बहते पानी या हवा अपने साथ ले जा सकती है और कहीं भी जमा कर सकती है। और अगर एक जगह से सारी मिट्टी उड़ा ले गई तो आप बता सकते हैं क्या होगा? नीचे की चट्टान परत उजागर होगी और हम एक मूल्यवान संसाधन को खो देंगे, क्योंकि उस चट्टानी परत में बहुत कम पौधे होंगे। दोस्तों, इसे ही बोला जाता है मृदा अपरदन, यानी सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं
पेड़ों का कटना। पर क्या आप बता सकते हैं कि कैसे? आइए जानते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं और उसे धुलने से बचाती हैं। और अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी को कसकर पकड़ने के लिए कोई जड़ नहीं होगी और वो धुल जाएगा। तो देखा आपने कैसे पेड़ मिट्टी का संरक्षण करते हैं। दोस्तों, मिट्टी बहुत उपयोगी है। पेड़ को मिट्टी से पोषण मिलता है। वही पोषण जानवर और मानव के शरीर में आता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का घर भी इसी मिट्टी में होता है। पर क्या होगा अगर ये मिट्टी प्रदूषित होने लगे? भूमि प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे फसलों की कम उपज, हानिकारक रोग जैसे कि कैंसर। मृदा कैसे प्रदूषित हो रही है, क्या आपको पता है? भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण है पेड़ों का कटना, खेतों में पीड़कनाशक और उर्वरकों का उपयोग करना। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है। पर कैसे? आइए जानते हैं। उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करके, भूमि में मोटर तेल को ढेर न करके, जैव निम्नीकरणीय उत्पादों का उपयोग करके और बिना कीटनाशकों के उगाए गए जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषण को रोका जा सकता है। आइए इस वीडियो में इन वायु, जल, मृदा में होने वाले जैव रासायनिक चक्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? पदार्थ जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। क्या आपको पता है कि ये पदार्थ वायुमंडल में एक स्थिर मात्रा में पाए जाते हैं? पर कैसे, कभी सोचा है? आइए चलो जानते हैं जैव रासायनिक चक्रण के द्वारा। सबसे पहले जलीय चक्र। दोस्तों, हमें बारिश कितनी अच्छी लगती है, पर कभी आपने सोचा है ये बारिश आखिर होती कैसे? आइए चले जानते हैं। दिन के समय धूप की वजह से जलीय भाग जल वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पर ये जल वाष्प आसमान में कैसे चले जाते हैं? सोचिए। दरअसल दिन के समय धूप के कारण वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर उड़ती है। इन्हीं गर्म वायु के साथ जल वाष्प मिल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। ऊपर तापमान कम होता है, जिसकी वजह से ये जल वाष्प ठंडी होने लगती है और पानी की बूंदें बनाती है। ऊपर ये छोटी छोटी बूंदें धूल के कण और दूसरे निलंबित कणों के साथ मिलकर बादल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लगातार संघनन के कारण ये बादल भारी हो जाते हैं और भारी होने की वजह से पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। इसी प्रक्रिया को बारिश कहते हैं। कई बार तापमान के कम होने से ओले या बर्फ भी गिरती है। पृथ्वी पर गिरने वाला कुछ पानी जमीन में रिसता है और भूजल के रूप में उपलब्ध होता है। इस भूजल का कुछ भाग स्प्रिंग के माध्यम से सतह तक आ जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस भूजल को भी हम सतह पर लाते हैं? पर कैसे? सोचिए। कुआं या नलकूप यानी कि ट्यूबवेल के माध्यम से। दोस्तों, जल का कुछ भाग चट्टान के ऊपर से बहता है। इसी चट्टानों में मौजूद घुलनशील खनिज पानी में घुल जाते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। इसी प्रकार बारिश का पानी भूमि से समुद्र तक कई पोषक तत्व ले जाते हैं और इनका उपयोग समुद्री जीव करते हैं। दोस्तों, तो क्या देखा आपने? पानी जलाशय से वाष्पित हो जाता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है और समुद्र में मिल जाता है और फिर जलाशय से वाष्पित होता है। तो क्या बना? एक चक्र। इसी चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है, नाइट्रोजन चक्र। जल चक्र के बाद आइए जानते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। दोस्तों, क्या नाइट्रोजन हम सबके लिए जरूरी है? सोचो। जी हां दोस्तों, सभी जीवों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यूरिया जैसे यौगिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जो सभी जीवों में मौजूद है। क्या ये नाइट्रोजन वायुमंडल में भी मौजूद है? सोचो जरा। जी हां, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है और इसकी मात्रा स्थिर रहती है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की तरह वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है? बताइए। जी नहीं। पर कभी सोचा है पेड़ और जानवरों को नाइट्रोजन कैसे मिलता होगा? सोचो जरा। आइए जानते हैं इस नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से। सबसे पहले वायुमंडल नाइट्रोजन को विभिन्न नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थितीकरण कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया मृदा में मौजूद नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया और मूंगफली जैसे फलीदार पौधों की जड़ में रहते राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। यह बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करते और इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते। क्या इसके अलावा भी नाइट्रोजन कोई और तरीके से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित होता है? जी हां दोस्तों, नाइट्रोजन को बिजली की मदद से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। पर कभी सोचा है कैसे? आइए जानते हैं। बिजली कड़कते समय वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर अमोनियम बनाता है, जो बारिश के साथ नीचे आकर मृदा में मिल जाता है। क्या अभी पेड़ अमोनियम यौगिकों को अवशोषित कर सकते हैं? सोचो जरा। जी नहीं, यौगिकों को पौधे अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए मृदा में मौजूद बैक्टीरिया अमोनियम यौगिकों को उपयोगी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित करते हैं और इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब इन अमोनियम यौगिकों को पौधे अवशोषित करते हैं और जब पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो ये जानवरों के शरीर में प्रवेश करता है और इसी तरह पेड़ और जानवर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चला पेड़ और जानवरों को कैसे नाइट्रोजन मिलता है। पर आपने कभी यह सोचा है कि नाइट्रोजन धरती से वायुमंडल में जाता कैसे? आइए जानते हैं। जब पेड़ और जानवर मर जाते हैं तो उनका शरीर बैक्टीरिया विघटित करते हैं और शरीर में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। मृदा में मौजूद कुछ विशेष बैक्टीरिया, जिनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रोजन वायुमंडल में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है और छोड़ा जाता है और इसको नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। कार्बन चक्र। दोस्तों, नाइट्रोजन की तरह कार्बन भी सभी जीवित जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल जैसे यौगिकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपको पता है वायुमंडल में कार्बन कौन से रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी मात्रा भी स्थिर है। पर कभी सोचा है कैसे? आइए जानते हैं ये कार्बन चक्र से। पेड़ वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अलावा पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री जानवर अवशोषित करते हैं और इससे कवच बनाते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और दोस्तों, ये वायुमंडल में वापस कैसे जाता है? कभी सोचा है? आइए जानते हैं। कोयला और जीवाश्म ईंधन चलने और श्वसन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कार्बन को अवशोषित कर वापस वायुमंडल में कैसे छोड़ा जाता है। लेकिन मनुष्य इस कार्बन चक्र को प्रभावित कर रहा है। दिन प्रतिदिन मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल जला रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलता जा रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम पेड़ों का होता है। पर मनुष्य पेड़ों को भी काटता जा रहा है, जिससे वायुमंडल में काफी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दोस्तों, ऑक्सीजन चक्र। दोस्तों, ऑक्सीजन सभी जीवित जीवों के लिए कितना जरूरी है? क्या बता सकते हैं ऑक्सीजन जरूरी क्यों है? सोचो जरा। ऑक्सीजन जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए जरूरी है और यह ज्वलन के लिए भी जरूरी है।
वायुमंडल का लगभग 21% ऑक्सीजन है। आइए चलो देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कैसे स्थिर रहती है। मनुष्य और जानवर श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिससे वे भोजन और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है और जब कोई जानवर पेड़ का उपभोग करता है तो ग्लूकोज जानवरों के शरीर में प्रवेश करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन को वायुमंडल में अवशोषित और छोड़ा जाता है और इसकी मात्रा स्थिर रहती है।